नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी थोड़ी हटकर है। कहानी है मध्य प्रदेश की और ये कहानी कई शहरों के बीच की है। तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले में, 700 किलोमीटर के दायरे में ये कहानी फैली हुई है। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। पिछले 7 अगस्त को, यानी रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को एक लड़की इंदौर से अपने घर मध्य प्रदेश के ही कटनी जाने के लिए निकलती है। ये लड़की पेशे से एक एडवोकेट है, लॉयर है और खुद इम्तिहान की तैयारी कर रही है। वो सिविल जज बनना चाहती है, जिसके लिए वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो इंदौर के हॉस्टल से वो 7 अगस्त गुरुवार की दोपहर को निकलती है और हॉस्टल से निकलने की उसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी प्रॉपर तरीके से हॉस्टल में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कैद हुई है। बिल्कुल नॉर्मल, हंसती बोलती हुई, पीठ में बैग लगाए हुए वो हॉस्टल से निकल जाती है। इसके बाद वो एक ट्रेन में सवार होती है इंदौर रेलवे स्टेशन से, जो ट्रेन कटनी, भोपाल कटनी होती हुई आखिर तक जाती है बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक। इस ट्रेन का नाम है नर्मदा एक्सप्रेस। इंदौर रेलवे स्टेशन से शाम के तकरीबन 4:10 पर वो इस ट्रेन में सवार होती है। इसके बाद ट्रेन छूटती है। वो 3rd AC के B3 कोच में बर्थ नंबर 3 में, यानी टॉप बर्थ में, जो बिल्कुल दरवाजे के पास होता है, उसमें बैठी हुई है और ट्रेवल कर रही है। रात को ट्रेन तकरीबन 10:15 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचती है और जब वो भोपाल पहुंचती है उस समय उसकी अपनी आंटी से, अपनी चाची से फ़ोन पर बातचीत होती है। बातचीत बिल्कुल नॉर्मल होती है, सामान्य बातचीत कि हाँ मैं कटनी जा रही हूँ, कुछ दिन रहूँगी, फिर वापस इंदौर आ जाऊँगी, कुछ इस तरह की बातें। और फिर वो गुड नाइट वगैरह का सिलसिला होता है। फिर चाची फ़ोन काट देती है और बातचीत ख़त्म हो जाती है। चूँकि ये लड़की अपने घर जा रही थी कटनी, तो उसने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया था। लड़की का नाम है अर्चना तिवारी और उम्र है 29 साल। तो अर्चना का उसके घर वाले कटनी रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। कटनी में सुबह तकरीबन 6:24-25 के आसपास ये नर्मदा एक्सप्रेस जो है वो पहुंचती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है, फिर वहाँ से आगे निकल जाती है। तो घर वाले बताई गई बोगी के पास, यानी B3 के कंपार्टमेंट के गेट के पास खड़े होते हैं इस इंतज़ार में कि जैसे ही ट्रेन रुकेगी अर्चना बाहर आएगी और हम रिसीव करके उसको घर ले जाएंगे। 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात को वो ट्रैवल करके 8 तारीख की सुबह को उसे कटनी पहुंचना था, लेकिन घर के तमाम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े रह जाते हैं। ट्रेन आकर रुकती है और थोड़ी ही देर में, इससे पहले कि घर वाले कुछ समझ पाते, ट्रेन रवाना हो जाती है, आगे चली जाती है। घर वाले बाहर प्लेटफॉर्म पर ही इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे भी AC कोच है। अंदर जाकर पता करने का उनको तब तक समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि शायद इस कोच से नहीं, किसी और कोच से उतर गई होगी, क्योंकि ट्रेन से कहीं और चले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रात को आंटी से भी बातचीत हुई थी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि वो ट्रेन में थी और भोपाल पहुंची थी। उसने बताया भी था कि मैं भोपाल के पास हूँ। तो घर वाले बहुत हैरान होते हैं जब वो रियलाइज़ करते हैं कि ट्रेन चली गई, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया और अर्चना नहीं आई। तो वो बहुत हैरान होते हैं। उन्हें डर भी लगने लगता है। बिटिया है, कहाँ चली गई? चलती ट्रेन से कहाँ जा सकती है? क्या ट्रेन में ही रह गई? नींद नहीं खुली क्या? इस तरह की चिंता घर वालों को होने लगती है। कटनी से थोड़ी दूर पर एक और स्टेशन है जिसका नाम है उमरिया। ये नर्मदा एक्सप्रेस उमरिया होकर गुजरती है। तो घर वाले जो है अपने रिश्तेदारों को उमरिया में फ़ोन करते हैं और ये बताते हैं कि एक बार जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुँचो। अर्चना जिस बोगी में बैठी हुई है उस बोगी के बाहर हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो बेटी हमारी उतरी नहीं। तो एक बार ज़रा चेक करना कि वो अपनी सीट पर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी आंख लग गई है और वो सो रही हो, आगे चली जा रही है। कटनी से तो निकल गई ट्रेन। तो ये घर वाले जो है अपने रिश्तेदारों को, जो उमरिया में रहते हैं, उनको बताते हैं। अब उमरिया में जो नाते रिश्तेदार हैं वो फ़ौरन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं हड़बड़ाहट के आलम में, और वो पहुंचने के बाद सीधे B3 कोच में चढ़ जाते हैं, ये पता करने के लिए कि अर्चना कोच में है या नहीं है। बताई गई सीट पर पहुंचते हैं
और जाकर देखते हैं कि अर्चना तो सीट में है ही नहीं, बर्थ पे है ही नहीं। उन्हें बड़ी हैरानी होती है, उन्हें लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शॉकिंगली, बहुत हैरानी भरे तरीके से अर्चना का बैग जो है वो उसी सीट पर रखा हुआ मिलता है। ये अपने आप में एक और हैरान करने वाली या चिंता को बढ़ाने वाली बात है कि बैग तो है लेकिन अर्चना नहीं है। अब अर्चना भोपाल से कटनी के बीच में कहाँ गायब हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और इसी पहेली को लेकर अब घर के लोग कटनी में रेलवे पुलिस के पास पहुंचते हैं। रेलवे पुलिस यानी जीआरपी से वो दरख्वास्त करते हैं कि बेटी को ढूंढिए, और पूरा सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया, इंदौर से चलकर भोपाल, भोपाल से कटनी रेलवे स्टेशन पर उसका नहीं पहुंचना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पुलिस इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद चूंकि उसकी लास्ट लोकेशन या लास्ट बातचीत भोपाल में ही हुई थी, तो उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद कटनी पुलिस भोपाल के लिए रवाना कर देती है। उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। अब भोपाल में जब एफआईआर पहुंचती है तो भोपाल की रेलवे पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है, और सबसे पहले अर्चना तिवारी के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकाली जाती है, ताकि ये पता चल सके कि अर्चना की किससे कब कब बातचीत हो रही थी, और अर्चना जो है वो उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेन में कहाँ तक है, क्या मोबाइल फ़ोन अभी भी एक्टिव है नहीं है, ये सब पता करने के लिए पुलिस उसकी आनन फानन में सीडीआर उसके फ़ोन की निकलवाती है। अब सीडीआर जब निकाली जाती है तो इस बात की तो पुष्टि होती है कि वो भोपाल तक पहुंची थी, और उसकी अपनी आंटी से भी बातचीत हुई थी, क्योंकि सीडीआर में वो डिटेल जो है वो रजिस्टर्ड था, दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस ये नोटिस करती है कि भोपाल से थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद कटनी से पहले एक और रेलवे स्टेशन आता है, नर्मदापुरम। ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो नर्मदापुरम के आसपास उसका मोबाइल फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि एक लड़की जो एक एसी कोच में ट्रैवल कर रही है, आमतौर पर एसी कोच में मोबाइल के चार्जिंग की भी फैसिलिटी होती है, लड़की तो गायब हो गई, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब भोपाल की रेलवे पुलिस और कटनी की रेलवे पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये मामला क्लूलेस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जांच इस मामले में किन पहलुओं पर चल रही है, वो प्रोबेबल थ्योरीज क्या हैं जिनको पुलिस एक्सप्लोर कर रही है, देख रही है। तो एक थ्योरी तो यही है कि भोपाल से आगे निकलने के बाद जब नर्मदापुरम ये ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन बहुत चौड़ी, विस्तृत और उफनती हुई नर्मदा नदी, उफनती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बारिश का मौसम है, सारे नदी नाले उफान पर है, तो नर्मदा जैसी विशालकाय नदी वो तो उफान पर होगी ही। तो उफनती हुई नर्मदा नदी के ऊपर से ये ट्रेन गुजरती है, और जो मोबाइल फ़ोन है वो नर्मदापुरम के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ है या आउट ऑफ रेंज हो गया है। तो ये मन में एक शक या शंका पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी रात को लड़की जो है अपने बर्थ से उठी हो, वॉशरूम जाना चाहती हो, और चूंकि बिल्कुल जो बर्थ है वो गेट के पास में ही है, तो कहीं ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ हो और ऐसा तो नहीं कि वो नदी में गिर गई। ये सोचना और ये बोलना, ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली बात है। खासकर आप इस रूप में सोचिए कि अगर वो किसी के घर की, हमारी आपकी घर की मेंबर हो तो हम पर क्या गुजरेगी, उस परिवार पर क्या गुजर रही है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो नर्मदा नदी में कहीं वो एक्सीडेंटली गिर तो नहीं गई, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और इस चिंता को दूर करने के लिए और इसकी तस्दीक करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और जो नर्मदा नदी में, नर्मदापुरम के आसपास जो गोताखोरों की टीम है, उसकी मदद से पुलिस वहाँ तलाशी अभियान चला रही है। बट अच्छी बात कहूँ या दुखद बात कहूँ समझ में नहीं आता, बल्कि अच्छी ही कहना चाहिए कि अभी तक जो है अर्चना का नदी और उसके आसपास कोई ट्रेसेस नहीं मिला है, न तो उसके नदी में कोई डूबने के कोई संकेत मिले हैं या कोई इस तरह का कोई चश्मदीद मिला है। तो इस तरह की कोई जानकारी नदी में तलाशी के बावजूद नर्मदा नदी में अर्चना के बारे में नहीं मिल पाई है। इस बीच पुलिस ने ट्रेन में उसके साथ सफ़र करने वाले जिन लोगों से बातचीत की है, उनमें से कुछ एक को पैसेंजर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, उन्होंने लड़की को भोपाल तक देखा था और भोपाल के बाद भी वो लड़की जो है अपने बर्थ पर बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई, को पैसेंजर्स को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। यानी को पैसेंजर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो ट्रेन में थी और भोपाल तक उसने ट्रैवल किया था। भोपाल के बाद भी जब ट्रेन आगे निकल रही थी तब भी वो लड़की ट्रेन में मौजूद थी। इसका मतलब उसकी गुमशुदगी 100% भोपाल और कटनी के बीच में ही हुई है। तो ये जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच पर सारा इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इस वक्त टिका हुआ है। अब दूसरा
दूसरी जो थ्योरी है या दूसरा प्रोबेबल इन्वेस्टिगेशन का जो लाइन है वो ये है कि क्या इस लड़की ने खुद को लेकर कोई गलत फैसला कर लिया। कई बार आउट ऑफ इमोशन में इंसान कोई ऐसा फैसला कर लेता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए जो है बहुत घातक साबित होता है। तो ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने कोई ऐसा फैसला कर लिया हो। सिविल जज बनने की वो तैयारी कर रही थी, कहीं एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया था। ये एक चिंता की बात है जिस एंगल पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि इंदौर में उसके हॉस्टल में रहने वाली उसकी जो रूममेट है उससे बातचीत हुई है, हॉस्टल के जो मालिक हैं, संचालक है, उससे बातचीत हुई है और सीसीटीवी फुटेज को देखकर भी लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके कमरे में कोई भी सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट, कोई नोट, कोई लास्ट नोट जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है। तो इसीलिए ये जो एक थ्योरी है कि क्या उसने अपने साथ कोई ज़्यादती कर ली, कोई फैसला गलत उठा लिया, इस थ्योरी पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रही है, लेकिन इस थ्योरी पर भी कोई हेडवे या कोई क्लू अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। तीसरी थ्योरी जो है वो ये है कि नर्मदापुरम के आसपास और उससे आगे कटनी, भोपाल से लेकर नर्मदापुरम के बीच भी काफ़ी जंगली घने जंगलों वाला ये इलाका है और आसपास ट्रेन के दोनों तरफ जो है वो घने जंगल हैं और यहाँ पर दूसरे तमाम तरह के जंगली जानवरों के अलावा टाइगर की भी मूवमेंट इन इलाकों में होती है। अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई एक्सीडेंट जो है वो कहीं इसी रूट पे जंगलों के आसपास ट्रेन से नीचे आ गई हो, गिर गई हो और कहीं उसके साथ कोई जंगली जानवरों की तरफ से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये भी एक फिक्र की बात है और इस पहलू को भी जो रेलवे पुलिस है वो खंगाल कर देख रही है और रेलवे के जो गैंगमैन होते हैं, यानी जो रेलवे लाइन के साथ काम करते हैं उनको सुधारने और मेंटेन करने का, उनकी टीम के साथ रेलवे पुलिस की टीम जो है उस पूरे रेलवे लाइन के अगल बगल जंगली इलाके में एक तरह से कॉम्बिंग कर रही है, चप्पा चप्पा छान रही है कि कहीं से अर्चना का कोई सुराग मिल पाए। लेकिन अभी तक रेलवे लाइन के आसपास, जो मैंने आपको बताया जंगली इलाके में रेलवे ट्रैक के आसपास, अर्चना के बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग, कोई कपड़ा, कोई चप्पल, कुछ भी नहीं मिला है। एक और थ्योरी है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अकेली लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी, किसी ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन इस थ्योरी पर पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट करने वाली या इस थ्योरी को झुठलाने वाली एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर चलती ट्रेन से किसी को कोई अगवा करता तो जाहिर है लड़की चीखती चिल्लाती, विरोध करती। चलिए मान लेते हैं कि कोई नशीली चीज़ सुंघा दी, कुछ कर दिया, तो भी ऐसा तो है नहीं कि बीच रास्ते में ही ट्रेन कहीं रुक जाएगी जंगल के बीच में या गांव के बीच में और वहां से किडनैपर लड़की को लेकर चले जाएंगे। इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। तो अगर कोई रेलवे स्टेशन में, जो नर्मदापुरम और कटनी के बीच वो रेलवे स्टेशन अगर पड़ती है, अगर मान लीजिए उस रेलवे स्टेशन के आसपास ही किडनैपिंग हुई होगी, तो आजकल हर रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस बात की संभावना बनती है फिर कि शायद किसी सीसीटीवी कैमरे में उस लड़की को ले जाते हुए कि सीसीटीवी फुटेज कैद हुए होंगे। लेकिन अब तक की तफ्तीश में जो भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एक्सप्लोर किए हैं आसपास के स्टेशन के, इस बात की कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंची है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी थ्योरी है वो ये है कि क्या अर्चना अपनी मर्जी से कहीं चली गई। बेशक अर्चना ने अपने पीछे कोई नोट न छोड़ा हो और बेशक अब तक पुलिस की तफ्तीश में अर्चना का किसी के साथ कोई रिलेशन या मोबाइल फ़ोन पर कोई बातचीत, लगातार लंबी बातचीत या अफेयर, इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। आमतौर पर लड़के लड़की जो नए उम्र के होते हैं उनकी गुमशुदगी के मामलों में इस तरह की बातें सामने आती हैं। प्रेम प्रसंग में आकर या घर वालों की रजामंदी न मिलने पर वो इस तरह के फैसले करते हैं कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाते हैं। तो कहीं अर्चना ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से तो नहीं चली गई। तो इस मामले की पड़ताल भी पुलिस कर रही है, लेकिन अर्चना के मोबाइल फ़ोन की जो कॉल डिटेल पुलिस को मिली है उसमें ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड नंबर पुलिस को नहीं मिला है जिससे अर्चना की लगातार लंबी बातचीत हो रही हो और अर्चना के प्रेम संबंधों का इशारा मिल रहा हो। तो इसलिए अर्चना की अपनी मर्जी से चले जाने वाली इस थ्योरी के हक में भी अगर पुलिस के पास कुछ तर्क हैं कि कहीं पर भी अर्चना के अगर ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं और वो बैग छोड़कर चली गई है, तो अगर ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मर्जी से कहीं गई होगी, तो इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट करने वाली बात ये भी है कि कोई लव अफेयर की बात अभी तक पता नहीं चली है। अब कई लोग जो है वो बड़े सीक्रेटिव भी होते हैं। कई लोग अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत एहतियात भी बरतते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी के पास एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो और सबको उस नंबर के बारे में पता हो, ये भी ज़रूरी नहीं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार लड़के लड़कियां खुफिया फ़ोन रखते हैं और उससे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं। कहीं अर्चना के साथ ऐसा कोई
ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई दूसरा फ़ोन तो उसके पास नहीं है जिससे वो अपने किसी दोस्त से बात करती हो और उसके साथ वो चली गई हो। तो पुलिस अभी इन सारे पहलुओं की पड़ताल कर रही है और एक लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक लड़की जो हंसती खेलती राखी से पहले अपने घर रक्षाबंधन पर जाने के लिए इंदौर से निकलती है और वो कटनी के रास्ते में बीच ट्रेन से, चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसकी पड़ताल फिलहाल पुलिस करने में जुटी है। ये एक ऑनगोइंग या डेवलपिंग स्टोरी है जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए और मैंने अपनी तरफ से भरसक इंदौर से लेकर कटनी तक का पूरा सफ़र आप लोगों को दिखाने बताने की कोशिश की। तो आई होप कि आप लोगों ने इस स्टोरी को जितनी शिद्दत से मैंने बताया उतनी शिद्दत से ही सुना होगा। इस पर आपकी राय, आपका कमेंट क्या है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से कानपुर में एक किन्नर और उसके भाई की उसके घर में हत्या हो गई और जिस लड़के पर कत्ल का शक था उसकी बॉडी तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में होटल के कमरे में, बंद कमरे में मिली। वो क्या पहेली है, वो क्या रहस्य है, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। डायना स्टार के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है वॉचिंग फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच। जगदीश चांडेगड़ा जी ने भी जय श्री कृष्णा कहा है, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अमृत जी ने थम्स अप भेजा है, थैंक यू वेरी मच। चावड़ा के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बताया कि ये देवभूमि गुजरात से हैं और लगातार मेरी स्टोरी सुनते हैं। और लॉट्स ऑफ लव इन्होंने लिखा है, इनका नाम है निखिल अहिर। इसके अलावा सारंग चौहान साहब हैं, इन्होंने कहा है कि गुस्से में उठाया गया कदम बाद में बहुत परेशान करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है सारंग चौहान जी, आपने बिल्कुल उससे कहते हैं ना कि 16 आने खरी बात कही है। मेरा तो आप सारे लोगों को ये सुझाव है, अगर आप लोग में से किसी को ज़्यादा गुस्सा भी आता है तो प्लीज़ अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए, क्योंकि गुस्सा बहुत नुकसान कराता है। मारपीट, कत्ल, हत्या, गोली, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं। आप अगर गुस्से में किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आप समझिए कि उस रिश्ते की मौत हो जाती है। अगर आप हद से ज़्यादा बुरा बोल देते हैं तो, या सुन लेते हैं तो भी हो जाती है। तो इसीलिए गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुमार चंचल यादव ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा कि आप किन्नर शब्द पर क्यों जोर दे रहे हैं सर। तो दोस्त, अब मैं देखिए, मेरे सामने तो बड़ा धर्म संकट है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किन्नर है, न तो उसे मैं खुलकर लड़की बोल सकता हूँ न लड़का बोल सकता हूँ। तो अगर किन्नर है तो किन्नर ही बोलूँगा। किन्नर शब्द का जिक्र बार बार आएगा, जोर भी उस पर देना होगा। इसके अलावा अलग से जोर देने की मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। आई होप कि चंचल जी आप ये बात, आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूँ। पल्लवी प्रिया ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सर गलत काम का अक्सर गलत ही अंजाम होता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले इंसानों को ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। एक बार नहीं पल्लवी जी, मैं तो कहता हूँ 100 बार सोचिए और सोचना चाहिए गलत काम करने से पहले। नमस्ते सर जी, शम सर को भी मेरा नमस्ते कहना। आई एम बिग फैन ऑफ शम सर एंड यू बैनर्जी सर। स्टोरी स्टूडियो लोडेड के नाम से एक आईडी है। गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और भूरा राम जी ने कमेंट किया है, ये बूंदी राजस्थान की किसी खबर के बारे में बता रहे हैं और उसकी चर्चा करूंगा कभी। बहुत लंबा इन्होंने कमेंट लिखा है, मैं तसल्ली से पढ़ूंगा। सक्षम जैन ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा चानन राम साहब है। आयशा कन्नू ने कमेंट किया है। माजिद अली खान साहब का कमेंट है। और इसके अलावा एफेक्शनेट कोरस के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। और टेंडोल समथिंग के नाम से एक आईडी है 10001 के नाम से, इन्होंने विश किया है और नमस्ते कहा है। मेरी ओर से भी आपको नमस्ते। मिस्टर पैची बेर्ड, कुछ इस तरह से आईडी है। इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिखा है कि बाबू साहब आकाश तो मिल गया बट बाकी दोनों भी गायब थे ना, उनका क्या हुआ। देखिए ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि अपराध कोई करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि मैं फंस जाऊंगा या पुलिस मुझे पकड़ सकती है, पीट सकती है, डर के मारे बेगुनाह इंसान भी गायब हो जाता है। बाकी जो 2 लोग गायब थे वो सूनर और लेटर पुलिस को मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आकाश जो मिला उसने अपने लास्ट नोट में कत्ल करने की बात कबूल की है, तो ये अपने आप में एक एविडेंस है। और दूसरा एविडेंस ये है कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी काजल नाम की वो जो किन्नर है उसके घर में एंट्री और एग्जिट के एविडेंस मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि कत्ल जो है आकाश ने ही किया है। तो इसीलिए बाकी जब 2 लोग गिरफ्तार होंगे तो उनसे पुलिस पूछेगी, या गिरफ्तार तो क्या होंगे, जब पुलिस उनको इंटरसेप्ट करेगी, पकड़ेगी, तो उनसे पूछेगी कि भाई तुम लोग क्यों भाग गए थे, और यकीनन वो बताएंगे
कि हम डर गए थे। और बाकी अगर वो मर्डर में शामिल हो और मर्डर करने अकेले आकाश गया हो, फिर ये अलग बात है, उनसे पूछताछ होगी तो वो कहानी सामने आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम और कमेंट एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो 2 और लोगों के नाम दिख रहे हैं उसमें ज़ियान खान साहब हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है, और इसके अलावा विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। तो बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।